हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNP जोन। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम सभी पढ़ने वाले हैं एस्से। तो आइए स्टार्ट करते हैं एस्से को कि एस्से की डिफिनीशन क्या है, एस्से की शुरुआत कब होती है, एस्से की शुरुआत किस कंट्री से होती है और फादर ऑफ एस्से किसको पुकारा गया है, फादर ऑफ इंग्लिश एस्से के नाम से किसको जाना गया है, इंग्लिश एस्से का प्रिंस किसको कहा गया है, एस्से कितने प्रकार के होते हैं यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एस्से, और एस्से का डेवलपमेंट कब होता है, 18th सेंचुरी या फिर 19th सेंचुरी या फिर इसके बाद भी एस्से का डेवलपमेंट होता है। तो इन ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम सभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एस्से। व्हाट इज एन एस्से? एस्से क्या है यानी कि निबंध क्या है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले एस्से को समझते हैं कि एस्से कौन सा वर्ड है। एस्से इट इज अ फ्रेंच वर्ड। जो एस्से वर्ड है यह एक फ्रेंच शब्द है। कैसा शब्द है? फ्रेंच शब्द, अर्थात यह फ्रांस से लिया गया एक वर्ड है। एस्से की डिफिनीशन क्या है? एस्से इट इज अ फ्रेंच वर्ड। एस्से एक फ्रेंच वर्ड होता है जिसका मतलब, जिसका मीनिंग निकल करके आता है इट मीन्स टू ट्राई टू से, कुछ कहने का प्रयास करना या कुछ कहने का प्रयत्न करना, और एन अटेम्प्ट का मतलब ही होता है प्रयत्न। जनरली आप इस बात का ध्यान देंगे कि जो एस्से होता है वह ट्रीटाइज और डिसर्टेशन से भिन्न होता है यानी अलग होता है। ट्रीटाइज का मतलब होता है प्रबंध। हम लोग कह सकते हैं कि द एस्से डिफर्स फ्रॉम अ ट्रीटाइज और अ डिसर्टेशन। ये जो है डिसर्टेशन और ट्रीटाइज से अलग होता है। और बात करते हैं कि एस्से और आर्टिकल, क्या इन दोनों में अंतर है? तो जनरली एस्से और आर्टिकल में अंतर नहीं माना जाता है। जैसे देयर इज नॉट डिफरेंट इन एन एस्से एंड आर्टिकल, यानी एस्से और आर्टिकल में कोई अंतर नहीं होता है। बोथ आर इम्पर्सनल, ये दो के दोनों ही इम्पर्सनल होते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं कि एस्से की डेफिनेशन क्या हो सकती है। एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज, किसी भी प्रोज में लिखा गया शॉर्ट कंपोजिशन दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, जो किसी मैटर पर डिस्कस करने का प्रयास करता है। एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू, किसी एक व्यू पर, किसी एक थीसिस पर कुछ पॉइंट को रखने का प्रयास करता है। परसुएड अस टू अटेम्प्ट अ थीसिस ऑन एनी सब्जेक्ट, या फिर किसी एक सब्जेक्ट पर उसके थीसिस को हमें एक्सेप्ट करने के लिए परसुएड करता है, वह एस्से हो सकता है। इट कैन बी एस्से, एस्से कहलाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एस्से के काइंड्स या फिर टाइप्स कितने हो सकते हैं। तो एस्से के जनरली हम लोग कह सकते हैं कि एस्से 3 प्रकार के हो सकते हैं। फॉर्मल एस्से, पर्सनल एस्से और इनफॉर्मल एस्से। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फॉर्मल एस्से क्या है। व्हाट इज अ फॉर्मल एस्से? फॉर्मल एस्से इज अ सीरियस, फॉर्मल एस्से एक सीरियस सब्जेक्ट है। कैसा है? सीरियस, वेल कंपोज्ड, जो कि वेल कंपोज्ड भी होता है,
क्रिटिकल, साथ ही साथ क्रिटिकल भी होता है, एंड लीड्स टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, और यह ऐसे हमको एक तार्किक यानी लॉजिकल निष्कर्ष देने का प्रयास करता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्मल एसे इज सीरियस, वेल कंपोज्ड, क्रिटिकल एंड लीड्स टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। नेक्स्ट जो हमारा एसे है, जब फॉर्मल एसे आ गया तो हम लोग इनफॉर्मल एसे के देख लेते हैं कि इनफॉर्मल एसे किस प्रकार का एसे हो सकता है। तो इनफॉर्मल एसे विथ अ टॉपिक इन एन इजी मैनर। इनफॉर्मल एसे किसी भी टॉपिक के साथ एक इजी वे में आने का प्रयास करता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो इनफॉर्मल एसे होता है ये बहुत ही सिंपल होता है और एक टॉपिक के साथ इजी वे में आया करता है। जबकि नेक्स्ट पर्सनल एसे, पर्सनल एसे किस प्रकार का एसे होता है तो आइए इसको समझते हैं। पर्सनल एसे प्रेजेंट्स हिज पर्सनल मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस। यानी जो पर्सनल एसे होता है इसमें हम लोग अपने पर्सनल यानी व्यक्तिगत यादों को और व्यक्तिगत जो हमारे अनुभव होते हैं उनको हम लोग प्रेजेंट करते हैं। यानी जो राइटर्स या एसेइस्ट पर्सनल एसे लिखता है उसमें अपनी खुद के एक्सपीरियंसेस और खुद की मेमोरीज यानी खुद की यादों को प्रेजेंट करता है। जैसे कि सबसे ज्यादा पर्सनल एसे लिखे जाने वाले एसेइस्ट हैं चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब का ज्यादातर एसे जो है पर्सनल एसे हुआ करता है, जबकि फ्रांसिस बेकन का एसे जो होता है इम्पर्सनल एसे हुआ करता है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि इन सभी एसेज में अंतर क्या है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फॉर्मल एसे किस प्रकार का एसे होता है। तो फॉर्मल एसे कैसा होता है, सीरियस होता है, और इनफॉर्मल एसे कैसा होता है, यह इजी वे में लिखा जाता है। जबकि पर्सनल एसे कैसा होता है, जो खुद की यादों को या खुद के एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट करता है, क्या कहलाएगा, पर्सनल एसे। अब आइए देखते हैं कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ एसे। फ्रांस के एक एसेइस्ट हैं जिनका नाम है मोंटेग्न। मोंटेग्न इज नोन एज द फादर ऑफ एसे। मोंटेग्न को एसे का पिता यानी फादर कह करके पुकारा गया है, जबकि फादर ऑफ इंग्लिश एसे के नाम से फ्रांसिस बेकन को जाना गया है। किसको जाना गया है, फ्रांसिस बेकन। यानी फ्रांसिस बेकन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। यानी फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे के नाम से पुकारा गया है। अब वहीं पर हम बात करें चार्ल्स लैम्ब, तो चार्ल्स लैम्ब को जनरली हम लोग प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे के नाम से पुकारते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। एक बार फिर से, मोंटेग्न को फादर ऑफ एसे के नाम से पुकारा गया है, फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे के नाम से पुकारा गया है, जबकि चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे यानी इंग्लिश एसे का प्रिंस यानी राजकुमार कह करके बुलाया गया है। आई होप कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। तो जो मोंटेग्न है, मोंटेग्न का एसे सब्जेक्टिव हुआ करता है। इसका जो रिसोर्स है बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एट ए ग्लैंस समझ सकते हैं कि जो मोंटेग्न का एसे है वह कैसा एसे है, सब्जेक्टिव है। जब इनका एसे सब्जेक्टिव हो गया तो वहीं पर फ्रांसिस बेकन का एसे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, और
चार्ल्स लैम्ब के एसे को हम लोग डॉट डॉट कर देते हैं, यानी कि इनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से ज़्यादातर संबंध न हुआ करता है और इनका संबंध होता है पर्सनल से। किससे होता है? पर्सनल एसे से। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एफोरिस्टिक एसे कौन लिखा करता है या किसका एसे होता है? तो फ्रांसिस बेकन का जो एसे है एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखा जाता है। किस स्टाइल में लिखा जाता है? एफोरिस्टिक स्टाइल। जबकि चार्ल्स लैम्ब का एसे इफोरिस्टिक स्टाइल में लिखा जाता है। किस स्टाइल में? इफोरिस्टिक। अब हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से फ्रांसिस बेकन के एसे और चार्ल्स लैम्ब के एसे में अंतर क्रिएट करेंगे। चलिए, चार्ल्स लैम्ब का एसे किस प्रकार का होता है? पर्सनल। आई होप कि आप जानते होंगे कि चार्ल्स लैम्ब पर्सनल एसे लिखा करते हैं, यानी उसमें अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, अपने मेमोरीज को प्रेजेंट करते हैं। तो जब चार्ल्स लैम्ब का एसे पर्सनल हो जाएगा तो फ्रांसिस बेकन का एसे किस प्रकार का हो सकता है? जस्ट इसी का अपोजिट। तो जस्ट इसी का अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इम्पर्सनल। कैसा हो जाएगा? इम्पर्सनल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ल्स लैम्ब का एसे पर्सनल और फ्रांसिस बेकन का एसे इम्पर्सनल। और आप एक पॉइंट और जानते होंगे कि जो फ्रांसिस बेकन है ये ऑफिशियल हुआ करते हैं, यानी कि ये ज़्यादातर ऑफिस से जुड़ा इनका वर्क होता है, यानी इनका ऐसे ऑफिशियल हुआ करता है, स्टैंडर्ड हुआ करता है। जबकि चार्ल्स लैम्ब का हो जाएगा जस्ट इसी का अपोजिट, यानी जब इनका ऑफिशियल हो जाएगा तो चार्ल्स लैम्ब का हो जाएगा नॉन ऑफिशियल। और ऑफिशियल को ही हम लोग फॉर्मल भी बोलते हैं। किस प्रकार का ऐसे बोलते हैं? फॉर्मल। जब इनका फॉर्मल हो जाएगा तो चार्ल्स लैम्ब का क्या हो जाएगा? चार्ल्स लैम्ब का हो जाएगा इनफॉर्मल। कैसा हो जाएगा? इनफॉर्मल। आई होप कि आपको समझ में आ गए। यानी जस्ट इसी का अपोजिट, यानी इनका ऑफिशियल तो इनका नॉन ऑफिशियल, इनका फॉर्मल तो इनका इनफॉर्मल। तो इनका जब फैमिलियर हो जाएगा तो फ्रांसिस बेकन का हो जाएगा इनफैमिलियर हो जाएगा, यानी जिसको कह सकते हैं कि नॉन फैमिलियर। और एक चीज और, इनका पर्सनल जब होगा तो इनका क्या हो जाएगा? इम्पर्सनल। इनका एफोरिस्टिक होगा तो इनका इफोरिस्टिक हो जाएगा। इनका सब्जेक्टिव ना होकर के ऑब्जेक्टिव होता है और यहाँ पर डॉट 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 रहेगा। यानी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से क्विक रिवीजन लेते हैं कि जो मोंटेग्न है इनका सब्जेक्टिव होता है, फ्रांसिस बेकन का ऑब्जेक्टिव, एफोरिस्टिक, इम्पर्सनल, फॉर्मल और ऑफिशियल ऐसे हुआ करता है। जबकि चार्ल्स लैम्ब का इफोरिस्टिक, पर्सनल, फैमिलियर, इनफॉर्मल और नॉन ऑफिशियल ऐसे हुआ करता है। अब देखते हैं कि एसे का डेवलपमेंट कब होता है। एसे का डेवलपमेंट 18th सेंचुरी से माना जाने लगा। किस सेंचुरी से? 18th सेंचुरी से। यानी कि द डेवलपमेंट ऑफ एसे इज स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी। यानी 18th सेंचुरी में इंग्लिश एसे या एसे का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। इसके पहले तो 17th सेंचुरी में इंग्लिश एसे भी लिखा गया, लेकिन बहुत कम लिखा गया। इसके पहले भी एसे लिखे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश एसे जो है 18th सेंचुरी से प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसमें जो 18th सेंचुरी में एसे का या एसे के राइटिंग का कार्य किया करते हैं वो है रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन। आई होप कि इन दो नामों से आप पहले से ही इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे कि जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील। यह 18th सेंचुरी के शुरुआती बहुत ही महत्वपूर्ण एसेइस्ट या फिर कह सकते हैं लिटरेरी पर्सन रह चुके थे। इन दोनों का जो वर्क है वह स्पेक्टेटर और टैटलर से जुड़ा हुआ है। तो इस पे भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में समझेंगे।
नेक्स्ट है कि द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एसे इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी अर्थात जिसको रोमांटिक एज के नाम से भी जाना गया है, क्योंकि रोमांटिक एज की शुरुआत 1798 से मानी जाती है। 1798 क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस समय लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड हो चुका था और दो डेट है 1785 और 1789। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन और 1785 में टाइम समाप्त होता है नियो क्लासिकल एज। तो इस तरह से जो 18th सेंचुरी है यहाँ से शुरुआत होता है रोमांटिसिज्म, लेकिन 19th सेंचुरी में जो है रोमांटिसिज्म का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो उस समय के जो महत्वपूर्ण लिटरेरी पर्सन थे उन लोगों ने एसे को लिखना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जो एसेइस्ट हैं चार्ल्स लैम, विलियम हेजलिट, मैकाले, कॉलरिज, लेहन, जॉन रस्किल, मैथ्यू आर्नोल्ड, पीटर स्टेवेंसन, जेके चेस्टरसन, एजी गार्डेनर एंड थॉमस डी क्विंसी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एसेइस्ट हैं जो कि 19th सेंचुरी में एसे को डेवलप करते हैं और इंग्लिश एसे को डेवलपमेंट करने का श्रेय इन्हीं एसेइस्ट को जाता है। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि इस प्रकार के वीडियोस आप चाहते हैं तो हमारे चैनल जेएनपी जोन को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इस प्रकार के वीडियोस आप चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।